कहती हैं कि जो रिश्ता आपको आंसुओं के सिवा कुछ ना दे तो समझ लें कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। और मेरा रिश्ता जो था आज से 1 से 1.5 साल पहले ही अपनी मुद्दत पूरी कर चुका था। बड़ी मुश्किल से हम एक दूसरे को घसीट रहे थे, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी जो हैं 2 छोटी बेटियां हैं। आपको पता है कि 1 साल की बड़ी मुश्किल से और जो है दूसरी वो 2 साल की है। उसी की खातिर हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। अगर मैं अपनी सारी ये बातें सोशल मीडिया पर लेके आती थी, जो मेरे साथ वो बंदा करता था, तो आप लोग कहते थे कि व्यूज़ के लिए ड्रामा है। मैं अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ इसीलिए लाइफ की सारी बातें लेके आती थी क्योंकि मैंने फैमिली व्लॉगिंग से शुरुआत की थी। जो मेरी ज़िंदगी के गुजरे हुए वाक़यात थे और जो मेरी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन हो रहा था, मैं वो सब आपके साथ शेयर करती थी। ये और बात है कि जो लोग मेरी तरह तकलीफ़ों से गुजरे हुए थे वो मेरी तकलीफ़ को समझते थे, और जो लोग खुद ही तमाशाई थे वो लोग मेरी इस बात को व्यूज़ का तमाशा समझते थे। बाकी खैर, मुझे उन लोगों के लिए आज ये वीडियो नहीं बनानी पड़ रही है, बल्कि इसलिए बनानी पड़ रही है कि मुझे 1 हफ़्ते से मैं मुसलसल सोच रही थी कि क्या मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ छुपानी चाहिए। तो आज बड़ी मुश्किल से मुजाहिद भाई, जो कि आपको पता है यूट्यूबर थे, अभी उन्होंने यूट्यूब का काम तो छोड़ दिया है, लेकिन उनका और हमारा फैमिली की तरह आना जाना है। वो मेरे घर आए, दोनों मियाँ बीवी, और उन लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि बाजी आपकी टोटल लाइफ के बारे में सब लोग जानते हैं, अगर आप इस बात को छुपा लोगी लोगों से तो किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर आगे आपके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है। सो जो हो गया सो हो गया, आप सबको बता दें। बाकी लोग वैसे भी आपको पता है हर इंसान को तनकीद का निशाना बनाती हैं। जो लोग आपकी तकलीफ़ समझेंगे वो आपके साथ खड़े हैं। बाकी जो लोग तमाशा पहले भी बनाते रहते हैं, उनकी नज़र में 2-4 दिन कोई नया टॉपिक आ जाएगा। और अब जो लोग मेरी इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि जी व्यूज़ के लिए तमाशा है, और व्यूज़ के लिए तमाशा इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया है। बस वक्तन फ़वक्तन कभी कभार जो है ना मैं एक आधी वीडियो इसलिए डालती हूँ कि मेरी जो है ना बेटी की यहाँ पे निशानियाँ हैं इस चैनल पे, ताकि हमारा चैनल बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। बाकी मुझे व्यूज़ के लिए कोई भी ड्रामा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यूट्यूब को मैंने वैसे भी खैराबाद, मेरे एक तो मुँह में छाले हुए हैं, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मेरे मुँह में छाले हुए हैं, मुझसे इतनी बात नहीं हो सकती। तो आज आपकी बहन आरजे महविश एक बार फिर से अकेली हो गई है, और यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ख़वातीन जो यूट्यूबर हैं मेरे ऊपर वीडियोस भी बनाएंगी और कहेंगी कि जी अपनी तलाक का जो है ना बताते हुए महविश तो बड़ी तैयार शयार हुई थी। अब आपको पता है कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, और मुझे काफ़ी दिन पहले ही तलाक हो गई थी, वो भी मुँह से। जब जो है ना इसको मैं दुबई एयरपोर्ट के लिए, मतलब एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, ये दुबई जा रहा था, उससे दूसरे दिन ही हमारी तलाक हो गई थी। इसने मुझे कॉल करके कॉल पे मुंह से 3 बार तलाक दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं खामोश हो गई। उसके बाद जो कागज़ी कार्रवाई थी वो भी हमारी हो गई, और इसके पीछे वजह क्या बनी, वजह आप सब जानती हैं कि क्या वजह हो सकती है। जब एक औरत से मर्द निकाह करता है तो दुनिया की सबसे हसीन औरत भी उसे वही लगती है, सबसे बड़ी समझदार औरत भी वही लगती है, और मतलब दुनिया की जहान की सारी खूबियाँ हम में आ जाती हैं जब एक मर्द हमसे निकाह करता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मर्द का दिल भर जाता है, फिर वो जहान की बुरी औरत उसे लगने लग जाती है। वो सारी खामियां पूरे जहान की औरतों की जो चुन के वो हम में डाल दी जाती हैं। सो इसीलिए अब क्या रोना क्या धोना, अल्लाह पाक हिम्मत देगा आगे। अगर पहली ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाई मैंने तो देखा मैंने कि वहाँ तब भी मैं अकेली थी, और तब तो मेरे सर पे छत भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छत भी है, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बाकी ये 2 छोटी हैं, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देगा मैं इनको भी अच्छी परवरिश इनकी कर सकूँ। बाकी जो उनका नसीब है वो ना मैं टाल सकती हूँ ना कोई और। तो प्यारे बहन भाइयों, 3 साल जो है ना हमारी शादी को कंप्लीट हुए, और 3 साल में इस बंदे के साथ अगर मेरी गुजारने की नीयत ना होती तो मैं 2 बच्चे भी पैदा ना करती है, क्योंकि मेरी भी पहले शौहर से बच्चे थे, इसके भी पहली बीवी से बच्चे थे। और जो लोग इसको लड़का समझते थे कि यंग लड़के के साथ निकाह कर लिया था तो अब अंजाम तो ये होना था। तो उन बहन भाइयों के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि डेट ऑफ बर्थ जो मेरी है 1990 है, और इसकी जो है 1992 है। सिर्फ हमारी एज में 2 साल का फ़र्क था। और जब आप किसी से शादी करते हैं या किसी के घर आपके बहन भाई माँ बाप रिश्ता लेने जाते हैं तो क्या आप लोग ID कार्ड मांगते हैं लड़की का कि चलें आप दिखाएं। पहले इसकी उम्र अगर हमारे बेटे से कम होगी 2-3 साल या 4 साल तो हम लेंगे रिश्ता, वरना नहीं लेंगे। तो इस तरह की बातें कहने की होती हैं कि फ़लाँ हमसे उम्र में बड़ा है या फ़लाँ हमसे छोटा है।
तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये यंग लड़का लगता है क्योंकि ये मतलब कद का छोटा है, ऊपर से ये कमज़ोर है। और जो लोग ऐसे लोगों को जानती हैं, आपके भी और हमारे करीब भी ऐसे लोग होती हैं जो कमज़ोर होती हैं और हाइट के छोटी होती हैं, तो वो काफ़ी उम्र के भी हो जाए ना तो लगते नहीं हैं। तो उसी तरह ये मेरे क्लोज़ रहा है, मुझे पता है कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। तो जो लोग बातें करती हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजड थी तो मुझसे शादी ना करता। मैंने कौन सा उसके ऊपर बंदूक रखी हुई थी, तानी हुई थी कि नहीं आओ मुझसे शादी करो। तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है ना। बातें तो जितने मुँह होते हैं उतनी होती हैं। बाकी जो होना था हो गया। और आप लोग यही कहेंगे कि बाजी आपने ये तो बताया नहीं कि वजह क्या बनी। आपको पता है इसने जब मुझसे शादी की तो आपको पता है मैं टिकटॉकर भी थी, यूट्यूबर भी थी। तब तो मेरा हालांकि आपको पता है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे काम करती थी, काफ़ी लोगों के साथ मेरा उठना बैठना भी था। जब इससे मैंने निकाह किया सिर्फ इस वजह से कि आपको पता है मुस्कान का उधर रिश्ता हो गया था और मुस्कान काफ़ी ज़िद्दी हो गई थी। उसके बाद ज़ीशान भी आपको पता है कोई काम वगैरह भी नहीं करता था, पढ़ता भी नहीं था। सो मैंने अपने घर की हालात की तरफ देखा कि मैंने सोचा था कि एक दिन मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब मैंने अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाई कि मेरे बच्चे तो जितने बड़े हो रहे हैं मेरी मुश्किलात में इजाफा करना है, मैं कब तक यूट्यूब चैनल आज है कल नहीं है ये रुलूँगी, या आज टिकटॉक लाइव है कल बैन हो जाए। तो इस तरह से मेरा जो शौहर होगा बुढ़ापे का सहारा होगा, वो मुझे इज़्ज़त की रोटी देगा। तो कुछ गाड़ी की ज़िंदगी की गाड़ी मैं खींच रही हूँ, कुछ वो इस तरह से मतलब ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन इस बंदे ने शायद इसलिए मुझसे शादी की थी कि टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, लाखों में कमा रही है, घर भी इसका अपना है, मुफ्त में शादी कर लूँगा, बीवी कमाएगी भी बीवी, और पिछली बीवी से भी जान छूट जाएगी। माँ बाप इसको बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह पैसों के लिए तंग करते थे। इसकी माँ को माल वगैरह ज़मीनें वगैरह लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये जो भी कमाता था अपनी बीवी और माँ बाप को देता था। तो मतलब उन लोगों से इसने कहा जान छुड़ा लूँगा और आराम से ये कमाएगी मैं खाऊँगा। जो इसकी सोच थी जो मुझे आज समझ आ रही है। तो मैंने ये सोचा था कि ये मुझे सुख देगा और इसने ये सोचा था कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, बच्चे भी पैदा करेगी तो ऐशियाँ करूँगा, मुफ्त में बैठ के चारपाइयाँ तोड़ूंगा। और आपको पता है 3 साल में इसने क्या कमाया। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है सबको पता है कि 3 साल हमारी शादी को हुए और उस 3 साल में किसी ने भी मुझे आकर कमेंट में बताया कि इसने कोई 1 साल लगाया हो, कोई मुसलसल 6 महीने या 3 महीने भी इसने दुबई लगाए हों। ये जाता था 1 महीना लगाता था और वापस आ जाता था। जो 1 महीने की कमाई होती थी वो टिकट में चली जाती थी और इस तरह से ये घर आकर बैठ जाता था कि मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। और मैं भी ऐसी बेवकूफ़ कि मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। 1 महीना 2 महीने 4 महीने इस तरह गुजरते गए। जब एक बड़ी बेटी मुस्कान पैदा हुई, आपको पता है उसके बाद सहर जब पेट में हुई तो इसके और मेरे झगड़े स्टार्ट हो गए। मैं इसको यही कहती थी कि यार यहाँ पर बैठकर मैं नहीं कमाना है, तुमने घर ही बैठना है तो फिर मुझे क्या फ़ायदा मिला तुमसे शादी करके। 4 बजे रात के तक मैं लाइव बैठती थी, उसके जो पैसे आते थे वो इसका इजी पैसे का अकाउंट था उसमें हम मंगवाते थे। ये तो नहीं अकेला खाता था, मेरे भी बच्चे थे, सारी ज़रूरियात मेरी थी। बट कहने का मकसद ये है कि मतलब इस शौहर ने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, मेरे बच्चों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। इसके साथ शादी करने के बाद भी सारा जो है ज़िम्मेदारियों का बोझ मेरे ही सर था। इस तरह से करते करते झगड़े बढ़ते गए। ये काम नहीं करता था, आपको पता है, जाता था तो फिर से वापस जाता था तो फिर से वापस, इसी तरह करते करते आपको पता है इसका वीज़ा ख़त्म हो गया और इसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी क्योंकि ये कोई दिल लगा के काम करता तो कोई जमा पूंजी ये करके आता। जो भी कमाता था टिकटों में चला जाता था। इस तरह से करते करते जब वीज़ा ख़त्म हो गया तो ये शहज़ादा आराम से आके घर में बैठ गया मज़े करने के लिए। वही मैं कमा रही हूँ और वही घर के खर्च सारी जिम्मेदारियों का बोझ मैं उठा रही हूँ। वीज़ा ख़त्म हो गया तो शहज़ादा आराम से घर में आके बैठ गया। इसकी तो अल्लाह ताला ने सुन ली कि वीज़ा ख़त्म हो गया, नए वीज़े निकल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से 1 दिन 2 दिन 4 दिन मैं इधर यूट्यूब पे फोकस करती, छोटी बच्चियों को संभालती, साथ में आपको पता है 5-5 घंटे मैं टिकटॉक पे लाइव बैठती और वो जहाँ से जो दोनों तरफ से जमा पूंजी आती वो इसके इजी पैसे के अकाउंट में आती और ये मेरे बच्चों को भी 10 रुपये अपनी मर्ज़ी से देता। तरह से प्यारे बहन भाइयों 2 महीने 4 महीने गुजर गए। इसके पास बहाना था कि दुबई के तो वीज़े लग नहीं रहे और यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कोई काम करूँ। तो इसको मैंने कहा अपनी गाड़ी सेल कर दो, उससे कोई अच्छी सी दुकान लगा लो। तो मुझे कहता था क्यों, मैंने कोई यहाँ पे दुकान लगाने के लिए मतलब गाड़ी को लिया था। गाड़ी मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत तो तुम चढ़ती हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं कि गाड़ियों पे आ जा रही है। तो इस तरह से 5 से 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए। फिर इसने मुझे कहा कि अपने घर के कागजात बैंक में गिरवी रखो और मुझे वहाँ से पैसे निकलवा के दो। उन पैसों से मैं यहाँ पे या कोई दुकान लगा लूँगा या अगर दुबई का कोई वीज़ा मिल गया तो फिर मैं वो लगवा लूँगा। क्योंकि
इसने कुछ लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा 12 से 14 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन दुबई का वीज़ा तुम्हें निकलवा देंगे। तो आगे से जनाब के पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी मैंने इसका साथ दिया। मैं बैंक गई, अपने जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक वालों से मैंने बात की। वो बैंक के अमले के सर भी गवाएँ, सर एमसीबी बैंक कोटचुटा ब्रांच में होते हैं, यासिर शौकत साहब, उनके साथ मैं इसके साथ गई। उनके साथ मशवरा किया कि सर हमें पैसे चाहिए, कुछ लोन चाहिए, या मेरे शौहर दुबई जाएंगे या उससे कोई दुकान लगाएंगे, तो सर मैं अपने घर के कागजात भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस बात के लिए कि ये बंदा कोई काम करे। चलो कोई बात नहीं। हालांकि इसने निकाह में मुझे कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लिख के दिया था। मैं फिर भी इसकी खातिर घर गिरवी रखने को तैयार हो गई, लेकिन सर ने मुझे यही कहा कि बैंक इस हाल में लोन देता है कि अगर आपके पास कोई जेवर हो तो, अगर जेवर हैं तो वो ले आए। मैंने कहा जेवर तो नहीं है हमारे पास। मुख्तलिफ बैंकों में पता करने के बाद थक हार के 10-11 महीने हो गए। फिर इसको मैंने बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि यार कहीं से भी कुछ करो। जिन माँ बाप बहन भाइयों को इसने ज़मीनें ख़रीद के दी, माल मवेशी ख़रीद के दिए, अपनी बीवी जो कि इसकी फरमा बरदार भी नहीं, इसको गालियाँ भी देती है, इसकी मुंह में मेरी आंखों के सामने लानतें भी देती है, उसको तलाक भी दे दी इसने। तलाक के बावजूद भी इसके घर में बैठी है, इससे ख़र्चा ले रही है। तो इस तरह के ये मुसलमान है। तो उसके बाद प्यारे बहन भाइयों, इसने जो है ना अंत ये सोचा कि अब गाड़ी सेल की जाए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा हमारे डाउन हो गए थे। यूट्यूब के चैनल के भी व्यूज़ डाउन थे और टिकटॉक से इतनी मेरी आती नहीं थी जिससे घर का गुजारा हो सके। बच्चे थे, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी। इसने अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी को बेचा। मुझे नहीं पता कि कितने में इसने बेची, क्या किया क्या नहीं, मुझे ये बाहर की बातें बिल्कुल भी नहीं बताता था। गाड़ी का वही पता चला कि गाड़ी गिरवी रखी गई है या बिक गई है, जो भी हुआ 14 लाख रुपए तकरीबन इसके लगे। इसने वीज़ा लिया, वीज़ा लेके ये वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद इसने मुझे कहा कि मैं वहाँ पे छोटी मोटी दुकान लगा रहा हूँ, शारजा में कोई छपरा जिसको कहते हैं। मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाती थी कि चलो कोई काम करे तो सही। इसने कहा कि जो गाड़ी के बाकी के पैसे बचते हैं वो मैंने मंगवा लिए हैं, मैंने यहाँ पे छपरा लगा लिया, वो दुकान जो होती है। चलो फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें कुछ हम सेटल हो गए, मर्द का एक बार फिर से काम लग गया, अब मैं कुछ सुकून करूँगी। तो इस तरह से 1 महीना नहीं गुजरा था कि इसने मुझे कहा कि भाई मुझे तो अपनी बेटियों की याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरा दिल नहीं लगता, या मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ या तुम दुबई आओ। मैंने इसको यही कहा कि अभी अभी नया काम है, तुम अभी सेटल हो रहे हो, फिर से अगर तुम पाकिस्तान आ गए तो पीछे से सारा काम ठप हो जाएगा, लिहाजा मैं आ जाती हूँ। कोई नहीं, अगर तुम इतने ही बेचैन होते हो हमारे लिए तो। इस हद तक की औरत कंप्रोमाइज़ कर सकती है कि 1.5-2 साल मर्द के होते हुए खुद दिन रात कमाए, उस ऊपर से ताने भी सुने, बेहूदगियाँ भी सहे, बात बात पे यही कहता था कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें संभाल लिया, वरना आज कहाँ रुलती फिरती, तुम आवारा हो जाती, टिकटॉकर थी तुम, ये बद किरदार है। इस तरह के तो ताने खुराक बन गए थे मेरी। फिर आपको पता है मैं तैयारी भी कर रही थी दुबई जाने की। फिर मेरी बेटी के कार्ड का मसला आ गया, मुस्कान ज़ारा को साथ लेके जाना था तो उसका स्मार्ट कार्ड जमा करवाना था जो नहीं हो रहा था। नादरा वालों ने कोई इशू दे दिया कि जी आपके शौहर अपनी शादी की वेरिफिकेशन आके करवाएं। जब मैंने इसको कहा तो ये वहाँ पे नादरा गया या झूठ बोलता है मुझे नहीं पता। इसने मुझे कहा कि वहाँ से नहीं हो रही, हालांकि नादरा वाले कहते थे वहाँ से हो जाएगी। ये 2-3 दिन का बहाना बना के पाकिस्तान आ गए। इसने कहा बस मैं 2-3 दिन के लिए आ रहा हूँ, फिर जैसे ही बेटी का कार्ड का मसला हल होगा मैं चला जाऊँगा। चलें जी, शहज़ादा फिर से पाकिस्तान आ गया और एक ही दिन में नादरा का वो मसला हल हो गया। 3 से 4 दिन में हमें मुस्कान ज़ारा का कार्ड भी मिल गया। उसके बाद मैंने इसको कहा हाँ जी आप कब जा रहे हो, पीछे काम कारोबार ठप हो गया, गाड़ी भी बिक गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इतना। तो कहने लगा हाँ चला जाऊँगा, 14 अगस्त देख लूँ, 14 अगस्त की खुशी मना लूँ, फिर चला जाऊँगा। चलें जी, फिर 14 अगस्त भी आ गई। 14 अगस्त के बाद फिर इसको मैंने कहा हाँ जी अब कब की टिकट करवा रहे हो, तो इसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। तू तो मैं को कढ़ण दे चक्करें जिवें तू ते आदि घर कल्ला होवे तो मैं आयाशा करा। जिवें तुस ससुरे की सारी गाल समझ सकते हो तो समझो कि तुम चाहती हो कि घर अकेला हो, अकेले घर में मैं अयाशियाँ करूँ, तुम अयाशी चाहती हो, तुम्हें तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार मैं क्या अयाशियाँ करती हूँ, मैंने अपने पैसों से CCTV कैमरे लगवाए जो तुम्हारे मोबाइल में ऑन है। वहाँ दुबई में बैठ के तुम हमारे हर हर हरकत पे नज़र रखते हो। किसी की घर में बहन बेटियां आ रही हैं वो मेरे भरोसे आ रही हैं, काफ़ी फैंस आ जाती हैं, वो नकाब उतार के बैठ जाती हैं तो वो भी कैमरे में ये देख रहा है। तो सब कुछ इस तरह की भी हालात मैं फेस करती रही हूँ। उसके बाद फिर से इसके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जब 1 महीना हो गया तो इसको मैंने लड़ के रात को मैंने कहा या फिर तुम रहो इस घर में या मैं रहती हूँ। यार तुम्हारे होते हुए भी मैं खुद जलील हो रही हूँ तो क्या फ़ायदा, गाड़ी भी चली गई, कम से कम इतना तो करो कि कोई 5-6 महीने लगाओ, फिर से इतने पैसे जमा करो कि हम दोबारा से गाड़ी तो ले सकें।
सो अल्लाह अल्लाह करके जिस दिन ये जा रहा था, इसका और मेरा बड़े ज़ोर का झगड़ा हुआ, और आपने देखा होगा कि मैं किस हालत में इसको एयरपोर्ट छोड़ने गई। लेकिन फिर भी ये यहाँ से जब चला गया तो 2 दिन नहीं गुजरे थे कि मैंने इसको कहा, पीछे इसके जाने के बाद आपको पता है मुस्कान इसके साथ ज़्यादा कुछ अटैच है मेरी बेटी, तो उसको बुखार हो गया। मैंने इसको कहा कि जो है ना आप मुझे सिर्फ 5,000 दे के गया था जाते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वहाँ दुकान है जाते ही खोलूँगा, सेल होगी जो बिक्री होगी तो मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा खर्चे के। तो 1-2 दिन गुजर गए तो मुस्कान ज़ारा को बुखार हो गया। मैंने कहा कोई पैसे भेजो, बच्ची की तबीयत ख़राब है, उसे काफ़ी शदीद बुखार है। मैं मुख्तलिफ़ स्टोर पे सिरप लेके मैंने उसको पिलाया, बुखार नहीं उतर रहा था। तो आगे से इसने मुझे साफ जवाब दे दिया, कहता मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं कर लूँगा, तुम ले जाओ इसको कहीं, दवाई ले आओ, किसी से उठा लो। अब मैं इस बार बियाबान में किसको कहूँ कि मुझे पैसे दें। खैर कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, मैंने कहीं से पैसे उठाए और मुस्कान की दवाई ले ली। उसके बाद सहर, उल्टी और मोशन हो गए। आपने देखी भी होगी मेरी वीडियो, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले जो मैंने वीडियो लगाई, उसमें सहर को बेनतहा उल्टी और मोशन थे। तो मैंने इसको फिर से कॉल की कि यार मैं रोज़ रोज़ यहाँ से कहाँ से उधार करके लोगों से मैं कैसे करूँ, पैसे भेजो, क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ। कहता पैसे पैसे पैसे, हर टाइम पैसे करती हो, पैसे के अलावा तुम्हें कोई बात नहीं आती। तो इसने आगे से मुझे गालियाँ दी। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा यहाँ भी तुम बैठे थे तो कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, वहाँ गए हुए तुम्हें हफ्ता होने को आ गया है, तुम्हें वहाँ भी कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो मेरे लिए तो बच्चियाँ नहीं पैदा की, पिछले बच्चे भी मैं संभालूँ, ये भी। इसकी और मेरी जब लड़ाई हुई तो इसने कहा कि जिन यारों से बातें करती हो उन यारों को कहो तो मैं खर्चा भी दें। खैर अगर मैं कोई बुरी हूँ, मैं यारों से बात भी करती हूँ, तो यारों ने मेरा ठेका उठाया हुआ है, इसका और इसकी बच्चियों का तो नहीं उठाया हुआ ना। जब अगर ये घर में बैठा है दिन रात, मैं इसकी आंखों के सामने हूँ, तो फिर मेरे कोई यार नहीं है। आपको पता है हम खुश हैं, हमारी वीडियोस भी आ रही हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। अगर घर से इसको कमाने के लिए कहती हूँ कि यार यहाँ दुकान लगाओ या वहाँ कमाओ, तो फिर मेरे यार निकल आते हैं। तो अगर मैं यारों वाली थी तो आप सब इंसाफ करें। मैं बद किरदार भी थी, मैं यूट्यूबर भी थी, टिकटॉकर भी थी। अगर मैं आज बुरी हूँ तो मैं कल भी बुरी थी। तो इसने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए कि ये औरत सारी ज़िंदगी कमाएगी और मैं घर बैठ के औरतों की तरह खाऊंगा। अगर घर से इसको कहती हूँ काम के लिए जाओ तो मेरे यार निकल आते हैं। अगर दिन रात ये घर में बैठा तो मेरे कोई यार नहीं है। तो इस तरह से इसका और मेरा जब मामला बढ़ा तो मैंने इसको गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया। खैर शहर की भी दवाई ले ली मैंने, माशाल्लाह से शहर की सेहत भी ठीक हो गई। इसको व्यूज़ के लिए ड्रामा समझें, बट यही हकीकत है। इसने जब मुझे कॉल पे तलाक दे दी, उसके बाद उस नंबर से मैंने ब्लॉक किया। तो इसकी अपनी जो पाकिस्तान वाली नंबर था उस पर भी शायद इसने व्हाट्सअप बनाई हुई थी, क्योंकि कभी इसने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया था। मेरा मोबाइल सारा दिन अपने हाथ में रखता था। काफ़ी औरतों के मैसेज आते थे, काफ़ी लड़कियों से ये चैट भी करता था। तो जब मैं देख लेती थी तो फिर झगड़ा हो जाता था। तो कहता था इस बार मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरी ग़ुलामी करेगी। मैंने कहा सही। काफ़ी लोग कहते हैं कि बाजी पहला शौहर भी बुरा था, दूसरा शौहर भी बुरा है, अच्छी आप हो। मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, यही बात उन पे भी तो लागू होती है। पहला मेरा शौहर भी शादीशुदा था, उसकी भी पहली बीवी से 2 बच्चे थे, पहली बीवी भी थी। अगर वो बुरी थी तो मैं भी बुरी थी, तो क्या वही मर्द अच्छा था? अब इसकी बात आ जाती है, ये भी पहले से शादीशुदा था, इसकी कज़न थी इसकी बीवी, वहाँ से इसके 4 बच्चे भी थे। वो बुरी थी, मैं बुरी हूँ, क्या फिर ये अच्छा है? लिहाजा ऐसा ना कहा करें। तो इस तरह से करते कराते इसने 2-3 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे कागजात भेजे कि डाइवोर्स तुम्हें हो गई है। और उसके बाद इसने व्हाट्सएप पे दोबारा से मुझे वॉइस भी भेजी, जो वॉइस मैं आगे चलकर आप लोगों को सुनाती हूँ। इसने मुझे तलाक दे दी, लिहाजा मैंने इसका रास्ता छोड़ दिया, इसने मेरा छोड़ दिया। तो मैं आज उन औरतों को भी कहूँगी, जितनी भी औरतें मेरी बहनें जिनके शौहर अच्छे थे नहीं थे, जो भी जिस वजह से भी तलाक हुई, कभी भी भूल के आप लोग दूसरी शादी ना करें। जब हमें एक मर्द का प्यार या मुखलिसी हमारे नसीब में नहीं होती तो दूसरा भी हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लेता है। जिस हद तक वो इस्तेमाल कर सकता है वो करता है। उसके बाद तो कहती हैं कि मर्द जो है ना औरत को छोड़ने के बाद सबसे पहला वार उसके किरदार पे करता है। तो वही बात हुई। 2-3 दिन पहले इसने कोई वहाँ पर लाइव आया हुआ था, ये लाइव इसने अपनी चलाई हुई थी। हालांकि पहले मेरी शादी से पहले इसको जानता कौन था? 22 से 23 इसके टिकटॉक पे फॉलोअर थे, कोई इसकी वीडियो भी नहीं देखता था। खैर मेरे नाम से इतना फेम मिला, आज 25-24 हज़ार इसके टिकटॉक पे फॉलोअर हैं। और उन्हीं फॉलोअर को यही दिखा रहा था कि मैं बलोच हूँ, जंगलानी और मैं ख़ानदानी हूँ। और इसने लाइव चलाई हुई थी, लाइव में ये ना मुझे गालियाँ दे रहा था कि मैंने उसको छोड़ दिया है। किसी ने शायद पूछा होगा या जो भी, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने लाइव शेयर की, मुझे उन्होंने लाइव शेयर की। तो भी देखें आपके शौहर इस बार आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर मैं
जाके मैंने लाइव सुनी। लाइव में काफ़ी बेहुदा बातें कर रहा था। तो यहाँ पे जो मर्द 3 साल तक मुझे इस्तेमाल करता रहा, जिसने मुझसे 2 बेटियां पैदा करवाईं, उसके बावजूद आज मुझे छोड़ देने के बाद मेरे किरदार के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो मुझे यहाँ पे बताते हुए भी शर्म आती है। तो मैंने खामोशी से सुनी। खैर फिर मुझसे भी लोग, मैं भी लाइव आती हूँ टिकटॉक पे, वहाँ से कुछ हो जाता है गुजारा, तो फिर मुझे भी वही लोगों ने सवाल किए जो इसकी लाइव से उठकर मेरी लाइव में आए। फिर खैर जो हुआ सो हुआ। बाकी आज मैं यही कहूँगी आप सब बहनों को कि कभी भी एक मर्द की जो आपका अच्छा ना हो, दूसरी शादी आप लोग कभी ना करें। चाहे वो मर्द आपको जितना भी मुतमईन करे, चाहे वो आपके जूते में पानी भी पिए ना, फिर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना। क्योंकि ये बंदा 8 साल से मेरे पीछे था और मुसलसल 8 साल इसको आजमाने के बाद मैंने सोचा कि ये सीधा साधा है। काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि इसमें देखा क्या है, इसकी तो शक्ल भी देखने लायक नहीं है। तो मैं यही कहती थी कि ये सीधा साधा है, मेरे साथ गुजारा करेगा। बाकी ये नहीं कि कोई अच्छे अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं देख, अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे शादी के लिए ऑफ़र नहीं की थी, लेकिन सरे सरे की नहीं मिसाल है कि सियाणा का घूंते ढांदे। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने पूरी दुनिया को छोड़कर इसका साथ चुना था कि ये सीधा साधा है, कुछ ये कुछ मैं, इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी को खींच ले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बार फिर से आरजे मैं भी उसी दौराहे पे खड़ी होगी कि एक बच्चे पालेगी, उसके बाद दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी। खैर अभी अपने बच्चों का खर्च भी नहीं देता, कोई चीज़ नहीं देता। आज दूध वाला आया हुआ था कि बाजी पिछले महीने के भी पैसे कुछ बचे हुए हैं, इस महीने के भी नहीं दे रहा, ना हमारी कॉल सुन रहा है, ना हमारी वॉइस का जवाब दे रहा है। फिर मुजाहिद भाई लोग आए हुए थे, उनको मैंने कहा, खैर उन्होंने इसको कॉल की, इसने आगे से कहा कि मैं दे दूँगा दूध के पैसे। सो अल्लाह मालिक है, रोज़ी का वादा रब ने किया है। और आज भी मैं देख सकती हैं नहाई तैयार हुई, लाइव पे बैठने जा रही थी, तो मुझे उन लोगों ने कहा कि आप बाजी बता दो। वैसे भी काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, छुपाने का फ़ायदा भी नहीं है। कल कला ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आपको कुछ हो जाता है तो अगर आप दुनिया को, सोशल मीडिया को, आपकी पूरी कहानी के बारे में सब लोग जानते हैं, अगर छुपाया तो कल को ये फिर आ जाए, तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दे और जो है ना कल को तुम्हारे घर पे कब्ज़ा कर ले, अपनी बच्चियां भी ले जाए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे बच्चों के पास। तो ये बात जहन में आते ही मैंने सोचा कि मैं पूरे सोशल मीडिया को बता दूं, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने मेरे बहन भाई बने हैं यहाँ पे, कि हमारी एक दूसरे से तलाक हो गई है। आज के बाद असलम जंगलानी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी उसकी बेटियाँ हैं, अगर वो उनका पूरा महीने का ख़र्च देगा तो बेटियों का मालिक होगा, वरना बकौल उसके कि जिन यारों से मैं बातें करती हूँ वो यार अगर मेरी बेटियों का ख़र्च देंगे तो कल को वो मेरी बेटियाँ भी उन्हीं यारों के घर की बेटियाँ बहू बनेंगी, इसके ये मालिक नहीं होगा बेटियों का। बाकी अल्लाह मालिक है, रोज़ी का वादा रब ने किया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। और मैं ना रो रही हूँ ना धो रही हूँ, क्योंकि रोने धोने के लिए ज़िंदगी पूरी पड़ी है। और जो लोग समझदार हैं उनको पता भी चल रहा होगा मेरे चेहरे से कि तकलीफ़ तो होती है बंदे को, कि बंदा एक इंसान को के ऊपर भरोसा करे, 2 कपड़ों के साथ उसके साथ निकाह करे, वो बंदा 3 साल तक हमारे साथ चले, हमें हमारे नाम से मतलब एक फ़ेम हासिल करे, हमें इस्तेमाल करे, हमसे बच्चे पैदा करवाए, फिर अचानक से आके वो अपनी शर्तों पे आ जाए। शर्तों पे ज़िंदगियाँ तो नहीं बसर होती। उसकी मेन शर्त यही थी कि ये घर मेरे नाम लगवाओ। मेरे माँ बाप, बहन भाई मुझे कॉल करके कहते हैं कि तुम तो उसके दर के कुत्ते हो, जब उसका दिल करेगा तुम्हें निकाल देगी। तो मेरे घर नाम लग जाएगा तो मैं फ़ख्र से अपने पिछलों को बताऊँगा, माँ बाप बहन भाई, उनके घर तो मेरा है। तो इस बात पे झगड़ा हो जाता था। मैं कहती थी क्यों, मेरा घर है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। हाँ तुम और मेहनत करो, जाओ अपना प्लाट लो, अपना घर बनाओ, बना बनाया कहीं लो। ये मेरे बेटों का है, ये मेरे पहले शौहर के बच्चों का है, मैंने उनके लिए मेहनत किया। उनकी बहन कब्रिस्तान जाके आज सोई है, बहुत मेहनतें करके गई है मुस्कान ज़ारा। तो इसलिए या कहता था कि ये घर अपने बेटों को दे दो, तुम अपनी बेटी मायरा को लेकर, मेरे बेटियों को लेकर उधर देहात में चल कर रहो। तो ये दोनों शर्तें इसने निकाह से पहले नहीं रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मंजूर भी नहीं थी। तो इस तरह से झगड़े बढ़ते गए। खैर मैं असलम, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरा आज के बाद तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं तुम्हें ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे मेरे किरदार को उछालना छोड़ दो। मैं तब तक अच्छी थी जब तुम इस्तेमाल करते थे, आज अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बद किरदार हो गई। मैं बद किरदार हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मैंने मरना है, खुदा को मैंने हिसाब देना है। तुम्हें मैंने बहुत हिसाब दिए हैं 3 साल में। तुम 3 साल में यकीन करो मेरे खुदा बन गए थे। पल पल, एक एक पल का हिसाब तुम मुझसे लेते थे, उसके बावजूद भी तुम राज़ी नहीं थे मुझसे। लिहाजा लाइव आओ, किसी से शादी करो, किसी से बातें करो। आज के बाद मेरा जिक्र छोड़ दो, मैं तुम्हारा छोड़ रही हूँ। मेरी ज़बान पे तुम्हारा नाम नहीं आएगा और तुम्हारी ज़बान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए।
बाकी अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, अच्छे या बुरे तुम्हारे और मेरे 3 साल एक साथ गुजरे, और तुम मेरे पहले शौहर की भांजी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हो। जो मेरा प्यारे बहन भाई, जो मेरा पहला शौहर था ना, उसकी फैमिली से कुछ मैं टच में थी। उन लड़कियों के, मेरी पहले शौहर की भाभी का नंबर था, इसने उन सब के नंबर निकाल लिए, उन सब से ये अब रब्ते करता है। मेरे पहले शौहर की भांजी, उसकी भाभी, वो लोग आते जाते थे मेरे घर। मेरे मोबाइल में उनके नंबर सेव थे, कभी कभार हम बात कर लेते थे। ठीक है, वो मर्द अच्छा था या बुरा, लेकिन उसकी फैमिली के कुछ लोग मेरे साथ अच्छे रहे हैं, और मेरे इस घर भी उनका आना जाना था। ये मेरा मोबाइल उठाता था, ये तो बहुत बुरी बात है ना। इसने उनके नंबर्स निकाल लिए। अब मेरे शौहर की भांजी से इसने रब्ता किया कि मुझसे बात करो, मुझे तुम्हारे साथ काम है। तो वो चैट उन्होंने स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज दी कि हमारा तो इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं भी, तुम हमारी मामी थी, हम तुम्हारी इज्जत करते थे, लेकिन तुमने अपने शौहर को हमारा नंबर क्यों दे दिया। मैंने कहा मैंने नंबर नहीं दिया, मेरे मोबाइल में सेव था, शायद इसने वहाँ से निकाल लिया। तो आप लोग खुद इंसाफ करें, क्या कोई मर्द को ये चीज़ जेब देती है, चाहे उसकी औरत बुरी हो अच्छी हो, जब वो उसको छोड़ दे तो उसके मोबाइल से मुख्तलिफ़ लोगों के नंबर्स निकाले, उनको कॉल करे, उनसे मेरे बारे में जहर उगलवाने की कोशिश करे और उस जहर को रिकॉर्ड करे। मतलब ये मेरी पहले शौहर की भांजी से इसलिए रब्ता करना चाह रहा था कि उसको ये कहूँगा कि आपके मामू को भी इसने छोड़ दिया था, मुझे भी छोड़ दिया है, ताकि उसको जब ये चोट पहुँचाऊँगा कि तुम्हारे मामू को इसने छोड़ा था, तो वो बदले में कोई जहर उगलेगी और मैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लूँगा। और कल कला जिस तरह से ये लाइव आया होता है, काफ़ी बहन भाई मेरी सपोर्ट के लिए कहते हैं कि बाजी के बारे में आप गलत बयानी ना करें, बाजी हमारी ऐसी नहीं है। तो उनको सुनाऊंगा कि ये देखो, ये इसके पहले शौहर की फैमिली की रिकॉर्डिंग्स है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता है, यार मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं बुरी थी, तुम्हारी ज़िंदगी से एक बुरी चीज़ चली गई है, और मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूँगी, तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक थे, ऐसा सबक जिसको मैं मरते दम तक याद रखूँगी। बाकी इंशाल्लाह मैं प्यारे बहन भाइयों कोशिश करूँगी कि अपनी हिम्मत से, जिस तरह से पहले मैंने हालात से लड़ा, आगे भी लड़ूँ। अगर हालात से लड़ते मैंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर लिया ना, तो मैं इसको कह रही हूँ, आज पूरे सोशल मीडिया को कह रही हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरा मरा हुआ मुँह इसको ना दिखाने दिया जाए। सब लोग, कोई तो मेरे मरने पे आएगा ना, कोई भी बंदा मेरे मरने पे आए, आप लोग मेरी फैमिली हो, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने मेरा सहारा नहीं, मतलब कोई मेरी सपोर्ट नहीं बना। तो आज मैं सबसे कह रही हूँ कि इस बंदे को मेरा मरा हुआ मुंह ना देखने दिया जाए। अगर ये अपनी बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाता तो इसका मेरी बेटियों पे भी कोई हक नहीं है। तो मैंने इस बंदे से शादी की थी कि मैं कोई सुख की ज़िंदगी बसर करूँगी, उल्टा मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा मुझे जलील करके छोड़ेगा, जिस तरह से कोई किसी को जलील करके छोड़ता है। सो मेरा मरा हुआ मुँह भी ना देखे, ये मेरे दरवाजे पर भी ना आए, मेरे रोड पे भी ना गुजरे। ये बंदा मैं लाताल्की का ऐलान करती हूँ इस बंदे से कि मुझे मरने पर भी ये बंदा मजबूर कर रहा है, क्योंकि मेरी वीडियोस, मेरी तस्वीर इसके साथ, सोने वाली, उठने वाली, बैठने वाली, वो चीज़ें भी इसके पास हैं। तो ये मुख्तलिफ अकाउंट बनाकर मेरी लाइव में, टिकटॉक पे मैं लाइव बैठी होती हूँ ना, तो वहाँ नीचे आके मुख्तलिफ अकाउंट बना के मुझे गालियाँ देता है। तो ये मुझे हर तरह से जहनी टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। जब एक बंदे ने छोड़ दिया, तुमने मुझे तलाक दे दी, अब तुम्हारा हक नहीं बनता मुझे आके गालियाँ दो, अब तुम्हारा हक नहीं बनता मेरे पहले शौहर के ख़ानदान से रब्ता करके मेरे बारे में कोई जहर बुलवाने की कोशिश करो। तुम सोचती हो कि मैं मुस्कान हूँ, लेकिन मुस्कान 16 साल की बच्ची थी, मैं 30-35 साल की समझदार औरत हूँ। हद कोशिश करूँगी कि मैं हालात से लड़ूँ, तुम्हारे जैसे कमीने इंसान का मुकाबला कर सकूँ। अगर मैं नहीं कर सकी तो मैं मर भी जाऊँगी। और तुमने कई बार मुझे कहा था कि तुम जैसी नहीं मरती, तुम जैसी मरती नहीं है। तुम तो मुझे चैलेंज करते थे कि ये मर के दिखाए, ताकि मैं इसके बच्चों को 2 थप्पड़ लगा के निकाल दूँ और इसके घर पे कब्जा कर लूँ। लोगों को कहूँ कि जी ये घर मैंने बनवा के दिया था। इसको ये भी पता है कि मेरे पहले बच्चों का बाप तो वैसे नशई है, कोई ऐसा नहीं है उनके सर पर जो उनको अदालतों में जाएगा, केस लड़ेगा या इससे उनको घर वापस उनका हक लेके देगा। तो ये हद से ज़्यादा प्यारे बहन भाई, उसने मुझे जहनी टॉर्चर करने की ये कोशिश कर रहा है हर तरफ से, हिलू बहानों से, कि ये औरत खुदकुशी करे, उसके बाद में इसके घर पे काबिज हो जाऊँ। तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अल्लाह ऐलान करती हूँ, मेरी अपनी मेहनत से बनाया हुआ मेरा घर है, मेरी इतने सालों की मेहनत है, मेरी कुर्बानियाँ हैं, मेरा घर मेरे बच्चों का है, मेरे पहले शौहर के बच्चों का है, इसकी बेटियों का भी कोई हक नहीं है। अगर ये ले जाएगा तो मेरी बेटियाँ यहाँ से लाता रखूँगी। अगर मेरे बेटे उनको अपने पास रखेंगे, मेरे बच्चे रखेंगे अपने पास, तो वो इसमें हकदार होंगी। वरना ये अगर लेके गया तो उनका भी कोई हक नहीं होगा, क्योंकि एक माँ की मेहनत का है, ना उनके पहले बाप का है, ना इस बेगैरत का है कोई कमाई का हिस्सा। इसने जो कमाया अपनी टिकटों पे ज़ाया किया, या कभी कोई मुझे जूती कपड़ा लेके देता था। वरना आप सब जाके पूरे मेरे चैनल को छान सकती हैं,
3 साल से ये आ रहा है जा रहा है। अब वहाँ पे कोई ये बिजनेसमैन तो नहीं था कि इतना कमा लेता था 1 महीने में कि घर आके ये 4 महीने शौक से सुकून से खाता था। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आरजे महविश पूरे सोशल मीडिया पर ऐलान करती हूँ कि मेरा असलम जगलानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी बेटियां हैं, अगर ये ख़र्च देगा तो उनको मुलाकात का इसको मौका मिलेगा, वो भी अदालत में, मेरे दरवाज़े पे कभी ना आए। और अगर ये उनका ख़र्च नहीं देगा, जिस तरह से ये 1 हफ़्ते से कुछ भी नहीं दे रहा, अगर इसने कुछ नहीं दिया तो मैं इसको अपनी बेटियों का मुँह भी नहीं देखने दूँगी। और मैं इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन अदालतों में जाऊं और इसके ऊपर खर्चे का केस करूं, क्योंकि वकील भी लूटने के लिए बैठे हैं। अदालतों में टाइम भी ज़ाया होता है। अगर मैं वहाँ पे टाइम ज़ाया करूँ तो यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, पीछे ज़रूरतें हैं, मेरी रोज़ी नहीं होती। और अभी भी मैं लाइव पे बैठने जा रही हूँ, लाइव से कुछ सपोर्ट हो जाती है तो इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस करेंगे। यहाँ से ज़्यादा भी ना है, $100 भी आ जाए तो 30,000 है। 30,000 से 15,000 का हम राशन ले, 15 का बिजली का बिल, तो इस तरह से कुछ 2 ज़रूरतें यहाँ से निकल जाएंगी। बाकी ज़ीशान माशाल्लाह से वो भी एक दुकान पे, उसको भी हमने रखा है, जूतियाँ जो होती हैं, जूतों वाली दुकान, उस पे 15,000 महीने की सैलरी उसकी भी आएगी, उससे भी कुछ चलो घर का खर्च चल जाएगा। बाकी 2 जो हैं आज़ान और फैज़ान, वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको मैं कहीं भी नहीं खड़ा कर सकती कि जाओ आप लोग भी मज़दूरी करो। तो आप लोगों का दिल करे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर आएँ और हमारी वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच हमारे यूट्यूब चैनल पर करेंगे, उसका हमें फ़ायदा होगा, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने ज़िंदगी में किसी के आगे मैं झुकी नहीं, मैंने अपनी मेहनत की और बड़ी हिम्मत दी अल्लाह ताला ने मुझे, और आगे भी अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी लोग होंगे जो वीडियो बनाएंगे कि अपनी तलाक का भी ऐलान तैयार शयार हो के कर रही है, तो तैयार शयार मैं तलाक का ऐलान करने के लिए नहीं हुई, मैं टिकटॉक पर लाइव बैठने के लिए तैयार हुई। तो साथ में मैंने सोचा ये वीडियो भी बनानी है, इसको बनाकर फिर उसके बाद हम जा रहे हैं लाइव की तरफ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखिए, सोच समझ के रिश्ते करें, सोच समझ के मेरी बहनें कदम उठाएँ ताकि आपको आरजे महविश की तरफ पछताना ना पड़े, क्योंकि आप लोग आरजे महविश नहीं हो सकते कि इतनी हिम्मत से हालात का मुकाबला करें कि कोई इंसान आपको पता है नंगा करे, आपको सोशल मीडिया पे आपकी इज़्ज़त के साथ खेले, आपसे बच्चे पैदा करवाए, उसके बावजूद भी आप हंसते हंसते उस रिश्ते को रुखसत कर देंगे। जाओ अल्लाह दी अमान, अल्लाह दे हवाले।